आज हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अगली क्लास देखेंगे। कल की क्लास में हम नदियों का एक ओवरव्यू देख चुके हैं, जिसमें हमने बता दिया है कि नदियाँ, मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, उत्तर की ओर कौन कौन सी बहती हैं, दक्षिण की ओर कौन कौन सी बहती हैं, पूरब और पश्चिम की ओर नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। उत्तर वाले में चंबल, सिंध, बेतवा, काली सिंध, टोंस, केन, ये नदियाँ उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हो गई। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हन, ये प्राणहिता, ये नदियाँ दक्षिण की ओर बहने हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से सोन, जोहिला, ये नदी थी, कान्हन। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी थी। ठीक है, तो आइए हम लोग एक मैप बना लेते हैं, उसकी सहायता से आज मध्य प्रदेश की नदियों में पहला टॉपिक जो है, पहले टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। ये मैप हो गया, जिसमें से हम लोग कल पढ़े थे मध्य प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, ऐसे देखे थे। हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, ठीक है। पूरब में इसके छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम में इधर राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। और इधर थोड़ा सा गुजरात भी लगता है, 2 जिले, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, टोंस, ये वाली हो गई थी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ वेनगंगा, जो महाराष्ट्र की ओर जाती हैं, वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, ये हो गई थी। पूर्व की ओर बहने वाली, छत्तीसगढ़ की ओर बहने वाली सोन, जोहिला, कान्हन। और इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ राजस्थान की ओर, राजस्थान और गुजरात की ओर जाने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और मही नदी थी। तो आइए आज हम नर्मदा नदी के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहली नदी, आज हम लोग नर्मदा नदी को पढ़ेंगे। नर्मदा नदी ये यहाँ पे अनूपपुर संभाग, शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले, संभाग कौन सा है ये? शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से, और गुजरात होके ये खंभात की खाड़ी में, आके गिर जाती है। ये नदी, नर्मदा जो नदी है, रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली क्या होती है? ये ऊपर इसके क्या था? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये नीचे वाला क्या था? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, 2 पर्वतों के बीच में ये खाई में बहती है। ऐसी स्थलाकृति जहाँ पे 2 पर्वत ऊपर और नीचे बीच में खाई बन जाती है, उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, और उस पर्वत को हॉर्स पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी। और इसके बाद ये जो है, इसके नीचे क्या होती है? यहाँ से बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, और इधर क्या है? अजंता रेंज। तो सतपुड़ा और अजंता रेंज के बीच में ताप्ती नदी बहती है, और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं कौन सी? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कल की क्लास में देखेंगे। तो नर्मदा नदी क्या करती है? एक्चुरी बनाती है। एक्चुरी क्या होती है? एस्चुरी क्या होती है? कोई भी नदी जब ऐसे जाती है और अपने मुहाने में डायरेक्ट सीधा जाके मिल जाती है, उसे हम एक्चुरी कहते हैं। ठीक है, और क्या करती है? जब कोई नदी ऐसे गई और अपने मुहाने में बहुत सारा गाद और सिल्ट ये जमा करके एक डेल्टा टाइप का निर्माण करती है, मतलब एक टापू, ठीक है, द्वीप टाइप का जो बनाती है, ये वाला देखिए इतना, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा
जैसे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का के बड़े डेल्टाओं में से एक है, ठीक है। गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन में जो है। और ये नर्मदा नदी क्या करती है, ये डायरेक्ट जाके मिल जाती है किसी क्योंकि यहाँ पे नर्मदा नदी जो बहती है तो रिफ्ट वैली में बहती है, पर्वतों के बीच से जाती है चट्टानों में। यहाँ पे कोई गाद होता नहीं, कोई मिट्टी होती नहीं। और गंगा नदी क्या होती है, ये उत्तर के विशाल मैदान से होके बहती है, जिस कारण से इसमें बहुत सारी नवीन जलोढ़क मिट्टी और गाद होती हुई तो जो अपने में बहाती हुई लेके चली जाती है, ठीक है। ये ऊपर ये गंगा नदी है, ये आके सीधा उधर चली जाती है। इसके बीच में ये यहाँ पे ये यमुना है, यमुना नदी, और ये क्या है, गंगा नदी। तो हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं, ये हो गई। अब हम इतनी सी जानकारी देख लिए, ठीक है। अब इसके हम सबसे पहली बात देख लें, इसकी लंबाई क्या है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी सबसे पहली बात क्या है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका पौराणिक महत्व और बहुत ज़्यादा है, आर्थिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की एक तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसे खुशियों की नदी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में इसे गंगा का दर्जा पवित्रता के आधार पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है नर्मदा नदी, तो पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है। क्या है, इसको पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है। और बेतवा नदी जो है इसे प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। बुंदेलखंड की भी गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसके नाम क्या है। इसका सबसे पहला नाम नर्मदा तो है, अब नर्मदा नदी पढ़ा ही रहे हैं तो देख ही रहे हैं। इसके बाद पहला नाम नामोदास, क्या है, नामोदास, नामोदास। ये नामोदास नाम इसको टालमी ने दिया था, टालमी ने इसको नामोदास कहा था। दूसरा इसका नाम है रेवा, रेवा नदी, रेवा खंडे आर्यावर्ते, रेवा नदी। फिर इसका नदी है, अब ये जो नीचे सतपुड़ा वाली रेंज है इसके 3 भाग पर्वतों वाली रेंज में बताए थे ना, पर्वत वाली जो रेंज थे, तो सतपुड़ा के 3 भाग और विंध्याचल के भी 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। इधर पश्चिम वाला इसको राजपीपला, बीच वाले को महादेव और इधर वाले को ये मैकाल बोले थे। तो ये मैकाल जो अमरकंटक है ये मैकाल पे ही है, तो मैकाल से निकलती है, इसलिए इसको एक नाम मैकल सुता, मैकल सुता भी कहा जाता है, ठीक है, मैकल सुता, क्योंकि मैकल से निकलती है, मैकल पर्वत। और एक नाम इसको शंकरी, शंकर की पुत्री, शंकरी भी कहा जाता है। ये इसके नाम हो गए। ये अमरकंटक से, अनूपपुर के अमरकंटक से निकल के गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में एक्सुरी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई, ये क्रम याद रखते हैं, जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 11 12 12 13 14 एक ऐसे पढ़ते हैं गिनती। तो 11 और 12 जो है इसी को हमको ध्यान रखना है। 11 12 को इसको हमको उल्टा कर देना है, पलट देना है। पहले 13 और उसके बाद 12, 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। 12-13 को उल्टा कर देना है, 13-12 हो जाएगा, यही नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगी। क्या है, बहुत आसान तरीका है, 12-13 क्रम से आता है संख्या, इसको उल्टा कर देंगे 13-12 हो जाएगा। 13-12 किलोमीटर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की टोटल लंबाई। और मध्य प्रदेश में अगर पूछ लें, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई। ये हो गया, अनूपपुर से निकलती है, प्रदूषण के आधार पर इसे ये कहते हैं। ये हो गया। इसकी सहायक नदियाँ,
अब ये चीज़ें यहाँ से निकाल दें, नई चीज़ें डाली जाएगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या देख लें, इसमें ये सहायक नदियाँ, इसमें टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी कितनी है? 41। अब ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से जाती है गुजरात। तो जब ऐसे नदी जाएगी तो ये इसका जो ऊपर वाला ये वाला भाग है ये कहलाएगा दायां भाग, ठीक, और ये वाला कहलाएगा बायां भाग। तो ऊपर से इधर से 19 नदियाँ और इधर से 22 नदियाँ इससे जाके मिलती हैं, ठीक। दाहिने भाग में 19 नदियाँ और बाएं भाग से 22 नदियाँ आके इससे मिलती हैं, ठीक है ना। ऊपर से दाहिने भाग से जो इससे नदियाँ मिलती हैं, जैसे हिरण, बारना, हिरण, बारना, कोलार, कोलार, मान, हथनी, ये नदियाँ कुछ मुख्य नदियाँ हैं। 19 नदियाँ हैं तो सभी को याद भी नहीं करना है, कुछ मुख्य मुख्य नदियाँ हैं, ये हो गई। दाहिने साइड से मिलने वाली नदियाँ दूधी, शक्कर, हिरण, दूधी, शक्कर, दूधी, शक्कर, हिरण, थावर, बंजर, थावर, बंजर, तवा आदि नदियाँ ये बाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ हो गई। टोटल नदी इसकी सहायक नदी 41, इसको दो भाग में 19 और 22, दाहिने भाग से 19 और बाएं भाग से 22 नदियाँ मिलती हैं। 19, 22, 41, ये हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं अब इसको हम देख लेते हैं कितने जिलों से होकर, मध्य प्रदेश के कितने जिले और कितने संभाग से होकर बहती है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये पहली ये निकली कहाँ से? शहडोल संभाग से। इसके बाद ये आती है कहाँ? जबलपुर संभाग में। फिर ये वाला भाग थोड़ा सा आता है ऐसे, और ये वाला भाग ऐसे इधर ये भी आता है। ये थोड़ा सा भाग ऐसे, ये वाला इंदौर वाला संभाग कहा जाता है, और ये पूरा उज्जैन। अब देखिए ये कौन सा हो जाएगा? उज्जैन, ये इंदौर, ये वाला भोपाल, ये नर्मदापुरम, जबलपुर और ये शहडोल। कितने संभाग हो गए? शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, 6 संभाग। संभाग 6। शहडोल, शहडोल के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन और इंदौर, ठीक है। 6 संभाग हो गए। इसमें जिला अनूपपुर, अनूपपुर से निकलने के बाद ये आ जाती है कहाँ? डिंडोरी, डिंडोरी, डिंडोरी के बाद ये आ जाती है कहाँ? मंडला, मंडला के बाद ये जबलपुर, जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। शहडोल संभाग में एक जिला, जबलपुर संभाग में डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर और जबलपुर, 4 जिले, ठीक। अब आ जाते हैं भोपाल संभाग में, ये नर्मदापुरम में।
नर्मदापुरम में होशंगाबाद और हरदा, और भोपाल संभाग में रायसेन और सीहोर। नर्मदापुरम में 2, भोपाल में 2। उज्जैन संभाग में देवास जिला, कौन सा जिला? देवास, 1 जिला। फिर आ जाते हैं इंदौर संभाग में खंडवा, खंडवा के बाद आती है खरगोन में, खरगोन से नया जिला कौन बना है? बड़वानी, बड़वानी आ जाएंगे। बड़वानी के बाद कहाँ आ जाएंगे? धार, ठीक है। और लास्ट में अलीराजपुर। अलीराजपुर जिला किससे कट के बना है? झाबुआ से अलीराजपुर बना है। अब देखिए इंदौर में कितने जिले हो गए? 5 कर दीजिए। 5 1 6 7 8 9 10, 10 4 14 1 15। टोटल जिले कितने हो गए? 15। 6 संभाग और 15 जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। ये हो गए। याद करने का सही तरीका, हर संभाग से अपने जिले। एक पहले जिस संभाग से मतलब जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहाँ से सिर्फ मात्र 1 जिला, और महाकाल की नगरी उज्जैन से 1 जिला कौन? देवास। 2 ऐसे संभाग हैं जिनसे 1 जिले, शहडोल और उज्जैन से 1 जिले, शहडोल और उज्जैन से 1 जिले, ठीक है। 2 संभाग ऐसे हैं जहाँ से 2 जिले, ऊपर नीचे जस्ट होशंगाबाद, नर्मदापुरम और भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, 2 4। फिर जबलपुर से 4 जिले, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर, और इंदौर से 5 जिले, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। टोटल हो गए कितने? 15। जिले। ये हो गया। ये अपना मध्य प्रदेश बन गया। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ जलप्रपात, ठीक है। ये हो गई। सबसे पहले ये कहाँ से निकलती हैं? अनूपपुर से निकलने के थोड़ा सा ही आगे जैसे आती है तो यहाँ पे बनाती है कपिल धारा जलप्रपात। कहा जाता है कि यहाँ पे ऋषि कपिल ऋषि तपस्या करते थे और इन्हीं के नाम पर कपिल धारा जलप्रपात का नाम कपिल धारा पड़ गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूध धारा। ये कहाँ है? सब अनूपपुर में ही है, ठीक है। ये अनूपपुर में ही है। दूध धारा का नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो जलप्रपात पानी ऊपर से गिरता है तो पूरा एकदम सफ़ेद दूधिया पानी गिरता है, सफ़ेद दिखता है दूध की रंग का, इसे दूध धारा जलप्रपात कहते हैं। और एक दूसरा ये भी है कि यहाँ पे दुर्वासा ऋषि तपस्या करते थे, दुर्वासा ऋषि अपना आश्रम बनाए हुए थे, इसलिए इसको दूध धारा जलप्रपात कहते हैं। यहीं पे अनूपपुर में 2-3 और छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लक्ष्मण धारा, शंभू धारा और पंचधारा, ठीक है। लक्ष्मण धारा, शंभू धारा, पंचधारा तो भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मेनली कपिल धारा और दूध धारा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ? जबलपुर में कौन? भेड़ाघाट में कहाँ है? धुआंधार धुआंधार जलप्रपात क्यों कहा जाता है? ये जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो पानी फुहारों के रूप में ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठता है तो वो इतना कुहासा टाइप का बन जाता है, धुआं, एक तरीके से दूर से देखने पे जैसे पूरा धुआं छाया हुआ, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात। बहुत ही अच्छा और रमणीय स्थल है, आप लोग कभी भी जाइए तो ज़रूर घूम के आइए। भेड़ाघाट, वहाँ पे सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें देखिए, नर्मदा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य, और नौका विहार का आनंद लीजिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ? खंडवा पहुँचे। खंडवा में 2 जलप्रपात का निर्माण करती है, दर्दी और मांधाता और दर्दी और मांधाता खंडवा में। इसके बाद खंडवा के आगे खरगोन भी चले आइए।
खरगोन, खरगोन में क्या बनाती है? सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। बस इतने मेनली हमें याद रखे हैं। एक गुजरात में आता है जारवानी, जारवानी जलप्रपात, ठीक है। अनूपपुर में कपिलधारा दूधधारा, जबलपुर में धुआंधार, उसके बाद खंडवा में मांधाता और दर्दी, और खरगोन में सहस्त्रधारा, और यहाँ पे जारवानी गुजरात में। ये जलप्रपात हो गए। मेनली इतने ही जलप्रपात आपको याद रखने हैं ज़्यादा के, और ये यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ घाट भी बनाए गए हैं। घाटों से भी क्वेश्चन आता है। जलप्रपात हो गया, जलप्रपात से क्वेश्चन बनता है। नर्मदा नदी इतनी इंपॉर्टेंट नदी है कि इसके हर एक पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए हमको किसी भी इसके पॉइंट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये नर्मदा नदी अपनी हो गई, इसके नीचे सतपुड़ा रेंज और ऊपर विंध्याचल रेंज, बीच में नर्मदा बह रही है। 15 जिलों से, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है, 6 संभागों से होकर बहती है। अब इसमें क्या देखना है हमको? घाट देख लेते हैं। नदी घाट, सबसे पहले जबलपुर, जबलपुर में यहाँ पे गौरी घाट, गौरी घाट है जबलपुर में पहला, गौरी घाट। उससे आगे आते हैं होशंगाबाद में, होशंगाबाद में कौन सा? सेठानी घाट, सेठानी घाट होशंगाबाद में। फिर आ जाते हैं हम लोग नरसिंहपुर, सॉरी हमको पहले नरसिंहपुर आना था, उसके बाद होशंगाबाद, कोई बात नहीं, नरसिंहपुर में देख लेते हैं। नरसिंहपुर में बरमान का घाट है, नरसिंहपुर की गाडरवाड़ा तहसील है, ठीक है। गाडरवाड़ा में कौन सा? बरमान घाट। ये जो बरमान घाट है ये नरसिंहपुर में, यहाँ पे बरमान घाट में एक बरमान का मेला भी लगता है, ठीक है। बरमान का मेला 13 दिनों का लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति के टाइम पर, मकर संक्रांति के समय नरसिंहपुर के बरमान घाट में ही बरमान का मेला लगता है 13 दिनों का, मकर संक्रांति के टाइम पर। इसको हम नरसिंहपुर का ये गाडरवाड़ा जो है, तो एक फिल्म जगत की बहुत ही शानदार या मशहूर हस्ती जो है आशुतोष राणा जी की होम तहसील यही है, नरसिंहपुर का गाडरवाड़ा तहसील, यहीं से बिलोंग करते हैं। तो हमको उन्हीं से रिलेट करके ये नरसिंहपुर को बरमान घाट या नरसिंहपुर गाडरवाड़ा याद रखना है। बरमान का मेला, बरमान घाट, नर्मदा नदी के किनारे, 13 दिन का मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? अगले महेश्वर, खरगोन। महेश्वर कहाँ है? खरगोन में, खरगोन जिला। महेश्वर घाट, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा कह सकते हैं नदी घाट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट है। इसका निर्माण रानी या देवी कह देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। अहिल्याबाई किस वंश की शासका थी? अहिल्याबाई इंदौर के होलकर वंश की शासिका थी। इन्होंने ही महेश्वर को अपनी राजधानी भी बनाया था और वहीं पे नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर घाट का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा नदी घाट है। यहाँ पे इतने सारे घाट हमको लगभग 4 याद रखने हैं। गौरी घाट, सेठानी घाट, बरमान का घाट, महेश्वर घाट, ये हो गए घाट हो गए। अब हम लोग इसके
अब हम लोग क्या देख लें, ये नर्मदा नदी हो गई, ठीक है। अब इसकी हम कुछ नदी घाटी परियोजनाएं देख लें। ये अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और मंडला में पहुंचती है, तो यहाँ पे एक थावर नदी आके मिलती है, थावर परियोजना। थावर कहाँ पे, मंडला में। मंडला में कौन सी, थावर परियोजना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, जबलपुर। जबलपुर में यहाँ पे बरगी परियोजना है। कौन सी है, बरगी परियोजना, या इसे अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई बरगी परियोजना, यह रानी अवंतीबाई परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रायसेन में आ जाते हैं। रायसेन में बारना परियोजना। बारना परियोजना कहाँ है, रायसेन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होशंगाबाद, तवा नदी आती है, तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पर, होशंगाबाद में, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली देख लेते हैं, इधर इंदौर में चोरल नदी, चोरल परियोजना कहाँ पे, इंदौर। इंदौर को पीने का पानी इसी चोरल परियोजना से मिलता है, ठीक है। इसके बाद धार में मान परियोजना, मान नदी, मान परियोजना कहाँ, धार में। फिर हथनी, हथनी नदी है, हथनी परियोजना। हथनी या इसे जोबट, जोबट या चंद्रशेखर परियोजना भी कहा जाता है, जोबट या चंद्रशेखर परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। चोरल हो गई, मान हो गई, हथनी हो गई, रायसेन में बारना हो गया, जबलपुर में बरगी और मंडला में थावर, होशंगाबाद में तवा परियोजना हो गई। इसके बाद खंडवा में इंदिरा गांधी, मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बड़ी परियोजना है। इसी में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है, इसी इंदिरा गांधी परियोजना में। इंदिरा गांधी परियोजना जो है, इसके बाद में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद महेश्वर परियोजना, खरगोन में महेश्वर परियोजना। महेश्वर में ही एक और परियोजना है, महेश्वर में कौन सी है, देजला देवड़ा, देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना। उसके बाद बड़वानी में आ जाते हैं। बड़वानी में लोअर गोई नदी है, तो इसमें लोअर गोई परियोजना है, लोअर गोई परियोजना बड़वानी में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ, गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में है। इसमें कुल 4 स्टेट लाभान्वित होते हैं सरदार सरोवर परियोजना से। कौन कौन, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र प्लस राजस्थान। मध्य प्रदेश से ये नदी आ ही रही है, तो मध्य प्रदेश हो गया। गुजरात में पहुंची, गुजरात में ही सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण है, तो सरदार सरोवर मतलब गुजरात हो गया, और इसके ऊपर राजस्थान है और नीचे महाराष्ट्र है, तो चारों स्टेट इससे ये हो गए। ये चीज़ें हो गई। अब हम इसका एक पूरा समरी कर लेते हैं। नर्मदा नदी से संबंधित लगभग सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो शुरू से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि
इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से और 6 संभागों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी को खुशियों की नदी या इसके और अन्य नाम नामोदास, जो टालमी ने इसे दिया था, रेवा, मैकल से निकलती है तो मैकल सूता, शंकरी, ये आदि इसके नाम हैं। ये इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद इस मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है, जिसमें से शहडोल संभाग का अनूपपुर जिला, उसके बाद जबलपुर संभाग में डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर जिला हो गए 4 जिले। इसके बाद नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद और हरदा, और भोपाल संभाग में रायसेन और सीहोर, उसके बाद उज्जैन संभाग में देवास, और फिर इसके बाद इंदौर संभाग में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर होते हुए 6 संभाग में 15 जिलों से होकर बहती है। इसको हम क्या करेंगे, इसको आप लोगों को मैप के साथ ही याद करना है, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैप अगर क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मैप की मेरी क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखें। पूरी मैप की क्लास है, उसमें ज़िले और पूरा आपको एक एक ज़िला, एक एक संभाग में विस्तृत रूप से बताया गया है, सारी चीज़ें कहाँ पे क्या है। तो उसको आप देख लेंगे, 2 बार 3 बार उसको देखिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि मैप के सहारे पढ़ा गया चीज़ काफ़ी दिनों तक याद रहता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो रिकॉल बड़ी आसानी से हो जाता है। और जब ऐसे पढ़ेंगे तो एक तरीके से हम रटेंगे, और रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन रुकती नहीं हैं, इसलिए हमको इस तो देखना है। इसके बाद इसमें कुछ हम क्या देखें, जलप्रपात देखें। अनूपपुर ज़िले में कपिल धारा, दूध धारा, लक्ष्मण धारा, शंभू धारा, पंच धारा। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद जबलपुर में आ जाते हैं तो यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात। इसके बाद खंडवा में मानधाता और दर्दी, और खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसके बाद यहाँ पे गुजरात में जाते हैं तो जारवानी जलप्रपात पर। इसके बाद इसके कुछ घाट हैं। गौरी घाट जबलपुर में, सेठानी घाट होशंगाबाद में, बरमान का घाट नरसिंहपुर में। बरमान का घाट जो है, यहाँ पे बरमान का मेला भी लगता है मकर संक्रांति पे 13 दिनों का। बरमान का घाट जो है तो नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा तहसील में, गाडरवाड़ा से संबंधित आशुतोष राणा जी हैं। इसके बाद खरगोन में महेश्वर घाट है, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद जलप्रपात हो गए, घाट हो गए। इसके बाद परियोजनाएं हैं। थावर परियोजना मंडला में, रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना जबलपुर में, बरना परियोजना रायसेन में, तवा परियोजना होशंगाबाद में, इंदिरा गांधी परियोजना खंडवा में, महेश्वर परियोजना या देवड़ा परियोजना खरगोन में, लोअर गोई परियोजना बड़वानी में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, हथनी परियोजना ये अलीराजपुर और धार की सीमा पे है। जोगर परियोजना चंद्रशेखर, मान परियोजना धार में है, चोरल परियोजना इंदौर में है। ये परियोजनाएं हो गई। तो आज की क्लास, हाँ, एक नर्मदा सेवा यात्रा थी 148 दिन की, उसको ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश की अगली जो 2 नदियाँ और बचती हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती और माही, दोनों को अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से 7-8 क्लासों में छोटी छोटी क्लास करके हम लोग नदियों को देखेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ा देने पे एक तो बड़ी क्लास भी हो जाएगी और चीज़ें एक दूसरे में मिल जाएंगी, जिससे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक एक करके पढ़ें, एक एक चीज़ को याद करें और ठीक रहेगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।